बाद सफल नहीं हो पाया उस अपने ऑपरेशन में। उसके बाद आखिरकार फाइलिंग मशीन को बुलाया गया, जेसीबी मशीन बुलाई गई, जेसीबी मशीन से आप देखिए खुदाई की गई और अब फाइलिंग मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड से सीधे संवाददाता हीरालाल पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, जरा अपडेट बताइएगा, क्या फाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई शुरू हो चुकी है और चेतना की कंडीशन बताइए। फाइलिंग मशीन मौका स्थल पर पहुंच चुकी है और जो जेसीबी से 10 फीट का गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे में फाइलिंग मशीन को उतार दिया गया है और जो ड्रिल है उसको असेंबल किया जा रहा है और जब उस ड्रिल की सहायता से जो ड्रिलिंग की जाएगी जो मिट्टी है उसमें एक होल किया जाएगा। करीबन 120 से 130 फीट का जो गड्ढा है इस ड्रिल के जरिए है जो खोदा जाएगा। उसके बाद 7 से 8 फीट का एक पैरेलल होल किया जाएगा जिसे सुरंग भी कह सकते हैं। उस सुरंग के जरिए पाइप डाला जाएगा, एक हुक डाला जाएगा और जो 120 फीट की गहराई में जो चेतना बच्ची है, मासूम है 3 साल की चेतना, उसको रेस्क्यू कर बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। इस समय मैं बताना चाहूँगा कि जो ड्रिल मशीन है वो गड्ढे में उतर चुकी है और जो ड्रिल है उसको लगातार उसको असेंबल किया जा रहा है। जो पाइलिंग मशीन है जिसका इंतजार पिछले 2 दिन से किया जा रहा था, चर्चाओं का दौर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन आखिर उसको प्लान बी के तहत काम करना पड़ा और आज जो पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है और पाइलिंग मशीन के द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जो लगातार अब अंजाम देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लोगों को अब उम्मीद जगी है कि जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और जो पिछले 40 घंटे से ज़्यादा समय होने के बाद जो बच्ची बोरवेल में फंसी है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, लेकिन समय इतना व्यतीत हो चुका है। जो बच्ची है, बच्ची की मैं हालत बताना चाहूँगा कि जो उसकी मूवमेंट थी, जो पिछले कल तक जो दोपहर तक जो बच्ची की मूवमेंट दिखाई दे रहा था सीसीटीवी कैमरे में, लगातार उसकी जो मॉनिटरिंग की जा रही थी, कल दोपहर के बाद अचानक उस बच्ची की जो है जो मॉनिटरिंग है उसमें जो उसकी मूवमेंट है वो कहीं ना देखने को नहीं मिल रही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर था। हालांकि जो एनडीआरएफ के अधिकारी था, आज सुबह हमने उनसे बात की बच्ची के मूवमेंट को लेकर, तो उनका कहना था कि जो बच्ची है उसको अनकॉन्शियस भी हो सकती है। इस वजह से हो सकता है कि बच्ची का मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि बोरवेल में जो गड्ढा है उसमें मिट्टी के जो पाइप दिए गए, जो तो मिट्टी है उसके आसपास इकट्ठी गई थी, मिट्टी इकट्ठी हुई थी, इस वजह से जो बच्ची शायद मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन सब लोगों की दुआ है, यहाँ दुआओं का दौर भी चल रहा है, परिजन भी हैं, बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनकी सब लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर जब प्लान बी पे काम करना था, क्योंकि आज भी बार बार जो प्रदेश में इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, उससे हादसों से आखिर सरकार और प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता। आज भी जो बाबा आदम के जमाने की जो टेक्निक है, जिसे जुगाड़ू टेक्निक कहा जाता है, जो प्लान ए के तहत जो प्रशासन ने जो जुगाड़ू टेक्निक शुरू की थी, उस जुगाड़ू टेक्निक के सारे आखिर ये इंतजाम क्यों किए जाते, आखिर जो दक्ष लोगों को एक प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता, प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही जो इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों अंजाम नहीं दिए जाते। आखिर जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जो आप देख सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन के जो कार्य होते हैं उसमें उनमें इन एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम को हीरालाल, आप जो लेकिन इस प्रकार के जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब सवाल है और यही सवाल पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन आप ये सवाल वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं, अगर उनसे यही सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रिएक्शन आ पाएगा। दूसरा ये कि अभी अधिकारियों से जब आपने बात की थी पिछली दफा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ की मिट्टी चिकनी मिट्टी है, इसलिए कोई भी मशीन ऑपरेट होने में दिक्कतें आ रही हैं। तो फाइलिंग मशीन के जरिए भी क्या ये दिक्कत आएगी, और अगर इसकी दिक्कत आएगी तो क्या उसके लिए दूसरे इंतजाम पहले से किए जा चुके हैं कि अगर फाइलिंग मशीन में कोई दिक्कत आ जाएगी तो फिर से घंटों का इंतजार करना पड़ेगा कि दूसरी चीजें आए उसको सही करें। अगर कोई अधिकारी हो आसपास तो प्लीज उससे उनसे ये सवाल ये पूछ लीजिए आप। जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि प्लान ए और बी के तहत जो उनके द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो दोनों ऑप्शन उनके द्वारा तय किए जाएंगे, क्योंकि प्लान ए के तहत जो जुगाड़ू टेक्निक का है, जो एल बैंड द्वारा जो बैंड है, जो रोड है उसको पाइप में डाला गया है, जो बोरवेल का गड्ढा है उसमें डाला गया है, उसके साथ ही जो पाइलिंग मशीन है उसके द्वारा भी जो 120 से 130 फीट की जो गहराई का जो होल बनाना है, जो गड्ढा खोदना है, वो उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं कि ये जो
पाइलिंग मशीन है उसके जरिए जो ड्रिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जल्दी ये मशीन अपना काम शुरू कर देगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो ड्रिल 120 से 130 फीट की गहराई तक किया जाना है वो जल्द से जल्द वो किया जाए और एक होल बनाकर जो उनकी जो सेकंड ऑप्शन के तौर पे इन्होंने रखा है। साथ ही जो ए ऑप्शन है, आप देख सकते तस्वीरों में बता रहा हूँ, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो लगातार पिछले 40 घंटों से ए ऑप्शन को अंजाम दे रही है, उस टेक्निक को भी उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है। दोनों टेक्निकों की सहायता से बच्ची को सकुशल बाहर निकाल सके, यही प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है। नहीं, प्राथमिकताएं तो यहाँ पर क्या है हीरालाल, वो आप भी देख रहे हैं, और परसों से जब से ये घटना घटित हुई है तब से क्या कर रहे हैं ये लोग, और जो देसी जुगाड़ थी उसके जरिए मासूम बच्ची को 42 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका और उसको बोरवेल में ही अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो क्या गंभीरता है वो आपको भी समझ में आ रही है वहाँ पर, लेकिन कोई अधिकारी जब आपसे बात करने के लिए नहीं तैयार है तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों अधिकारी वहाँ पर इतरा रहे हैं या कतरा रहे हैं। एडीएम क्या मौजूद है वहाँ पर मौके पर अभी या नहीं? देखिए, जब ये घटना घटी थी उसके बाद जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे थे, वह बराबर उनकी तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी। फिलहाल जो यहाँ पे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। साथ ही जो एडिशनल एसपी हैं, जो एसडीआरएफ की टीम के प्रभारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ के जो और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्ची की जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी जानकारी पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एसडीएम थे वो यहाँ अभी कुछ देर पहले मौजूद थे, एडीएम भी यहाँ कुछ देर पहले हमने उनको देखा था, लेकिन फिलहाल हो सकता है दैनिक दिनचर्या की वजह से वो इधर उधर कहीं चले गए होंगे। लेकिन कुछ देर बाद जब एडीएम या तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे तब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या उनकी तरफ से रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि अब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये जरूर उठता है कि जब प्लान बी के तहत काम करना था तो आखिर 40 घंटे का इंतजार क्यों किया गया। आखिर आज भी 21वीं सदी के इस युग में जो बाबा आदम की जो टेक्निक है, जो जुगाड़ू टेक्निक है, उसी का सहारा क्यों लिया जाता है? क्यों नहीं एक टीम बनाई जाए, उनको इन चीज़ों का एक प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षित लोगों की एक टीम बनाकर इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिया जाए। हाँ, इस बीच अगर हीरालाल आप चेतना के परिवारजनों से बात कर पाएं और दिखाते हुए फाइलिंग मशीन जो काम कर रही है, जहां पर वो एल बैंड के जरिए भी जो ऑपरेशन ए पर काम किया जा रहा है, कैमरे के जरिए उसको दिखाते हुए अगर आप बात कर पाएं तो प्लीज़ बात कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी मान सिंह से कहना चाहूँगा कि वो तस्वीर दिखाए जिसमें ए ऑप्शन के तहत जो एल बैंड के द्वारा जो बच्ची को निकालने का जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। साथ ही जो पाइलिंग मशीन द्वारा भी जो कार्य किया जा रहा है उसको भी दिखाएं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो चेतना नाम की जो बच्ची है उसके परिजनों से बात करें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो लोगों की भीड़ है जो पिछले 2 दिन से यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डटी हुई है। जो टीम है उनकी हौसला अफजाई भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं है, इसके द्वारा पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पोल लगाकर रस्सी की बैरिकेटिंग की गई है ताकि ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके और आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद है और जो पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी बुला लिया गया है। लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है। हर लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची को सुरक्षित जल्द से जल्द गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जो 3 साल की मासूम है पिछले 40 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और लगातार वो जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रही है, उसकी एक एक सांस समय जो एक एक सांस पर किस प्रकार मुझे हीरालाल, क्या चेतना के फादर से बात हो पाएगी क्या या चाचा से? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस घर में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम उधर जा रहे हैं जहाँ बच्ची का घर है, तो वहाँ हो सकता है उसके परिजन, उसके माता पिता या उसके जो भी परिजन होंगे उनसे बात करने का प्रयास करें, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। अब पाइलिंग मशीन भी पहुंच गई, तो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी बरकरार अभी भी कि प्रशासन से वो किस प्रकार की वो अपनी उम्मीद रखते हैं? मैं जल्दी ही उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जल्दी उनके घर में पहुंच के जो परिजनों से बात करने का प्रयास करते हैं।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये चेतना का परिवार है, ये उसका घर है जहां उसकी माँ है, अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके बैठी है। एक उम्मीद उनकी आंखों में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, साथ ही चिंता की लकीरें हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे देखने की मिल रही है। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार वो, क्योंकि पायलिंग मशीन यहाँ पहुंच चुकी है, क्या उम्मीद है उनकी। जी देखिए, बच्ची की जो माँ है लगातार उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, वो अपनी बच्ची को याद कर करके बिलख रही है, उनकी आंखों से जो रुलाई है वो लगातार फूट रही है। उनका दर्द जो 3 साल की बच्ची के लिए है वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में देखने को मिल रहा है। हम जो और भी परिजन है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी बताएं कि पायलिंग मशीन आ गई, प्रशासन ने अपनी जो कवायद है बच्ची को बाहर निकालने की वो तेज कर दी है। हमारी बच्ची जल्दी कर काटो, 3 दिन हो गए बच्ची, हम तड़प रही परिवार तड़पक लाग रही हूँ, मेरी बच्ची कड़े तड़प रही, जल्दी कर काटो। अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि मशीन मंगा ली गई है, कितनी देर बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा? अब पता ना, तो प्रशासन को पता कितनी देर लगा। हीरालाल, घर में कोई अगर जेंट्स हो जैसे दादाजी या चाचा, उनसे बात करिएगा। माँ अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है, वो आंसुओं से पता चल रहा है। और बड़ी वाली बहन को अगर पूछ के दिखा पाइए, चेतना की बड़ी बहन जहां पर भी हो, अगर आप कैमरे के जरिए दिखा दीजिए उनको। और घर में कोई जेंट्स अगर मौजूद है तो उनसे बात कर लीजिए। उसे पूछ लीजिए बहन कहाँ है, अगर बात कर पाइए तो बड़ी बहन से। तो ये चेतना की माँ है। आप देखिए 3 दिन से, जब से बच्ची बोरवेल में गिरी है तब से आंख से आंसू है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आंसुओं से ही पता चल सकता है माँ की पीड़ा। ठीक है हीरालाल, आप जाइए ज़रा जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर। ये चेतना की बहन है, बड़ी बहन। चेतना की 3 भाई बहन है। बड़ी बहन को दिखा रहे थे, छोटा भाई है ये, और चेतना तीसरे बीच की मतलब दूसरी बहन थी जो 3 साल जिसकी उम्र है, जो बोरवेल में गिर गई है। ठीक है हीरालाल, आप प्लीज़, आप रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ हो रहा है चेतना को निकालने के लिए प्लीज़ आप वहाँ पर जाइएगा। ये चेतना का पूरा परिवार है जिनसे हमारे संवाददाता हीरालाल ने बात की। ये तस्वीरें आप देखिए, और पूरा परिवार गमगीन है। और बच्चों को तो वैसे भी एहसास हो जाता है, तो अपनी बड़ी बहन को ना पाके उसका छोटा भाई वो एहसास कर रहा है, उसकी कमी उसको महसूस हो रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ फाइलिंग मशीन के जरिए आखिरकार फाइलिंग मशीन को बुलाना ही पड़ा। लेकिन शायद अगर ये प्रक्रिया पहले दिन से शुरू हो जाती तो चेतना अभी तक इस परिवार के बीच में होती, माँ के गोद में खेल रही होती, माँ के आंखों में आंसू नहीं होता, माँ के आंखों में चमक होती। लेकिन 42 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं कि अभी तक माँ को सिर्फ इंतज़ार है। उसकी आंखें सिर्फ टकटकी लगाए उस दरवाजे पर खड़ी हैं कि उसकी बेटी वहाँ से आए। और ये हीरालाल, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है क्या? हीरालाल को मुझे लगता है आवाज़ नहीं मिल पा रही है, कोई कनेक्शन का इशू है। लेकिन जैसे हमसे कनेक्ट होंगे हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, वहां पर अपडेट्स क्या है। फिलहाल अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर है जेसीबी के जरिए बगल में खुदाई की गई है और उसके बाद जो फाइलिंग मशीन है वो पहुंच चुकी है और ड्रिलिंग का कार्य यहां पर शुरू हो चुका है। ये मशीन अगर बिना किसी रुकावट के, कोई टेक्निकल इश्यूज अगर नहीं आते हैं, कोई वेदर का इशू अगर इसमें नहीं आता है, तो इसमें फाइलिंग मशीन महज कुछ घंटे में
130 फीट का गड्ढा करेगी। उसके बाद उसके बगल में सुरंग बनाई जाएगी और चेतना को बाहर निकाला जाएगा। और चलिए इस बीच आपको करौली से बड़ी खबर बताते चले। सड़क हादसे में 5 की मौत का मामला सामने आया है। करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में मृतकों के शव रखवा दिए गए। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे में घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। करीब आधा दर्जन घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। कार और बस की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में नयन देशमुख, उसकी बहन प्रीति भट्ट, पत्नी अर्पिता और 2 बच्चे शामिल। सभी मृतक एक ही कार में सवार थे। कैला देवी से दर्शन कर लौटते समय सलेमपुर गांव में यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कार और बस में यह भीषण टक्कर हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग की मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। बताया यह जा रहा है कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जब परिजन यहां पर आएंगे तभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद जो घायल थे, कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। भीषण सड़क दुर्घटना, करौली से बड़ी खबर। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 16 हो चुका है। जिस मरीज ने दम तोड़ा है उसका नाम विजेता है। महिला थी, वो 70% जल चुकी थी और अब ये मरीजों का आंकड़ा भांकरोटा अग्निकांड के जयपुर में 16 हो चुका है। एसएमएस अस्पताल में अभी भी 17 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कुछ मरीज वेंटिलेटर पर है, जो जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जंग लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जा सके। लेकिन इस बीच में भांकरोटा अग्निकांड से एक बड़ी खबर यह है कि एक और मरीज जिसका नाम विजेता है, जो 70% इस अग्निकांड में जल चुकी थी। लगातार उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां परिवहन विभाग ने वाहन जांच की है। दरअसल वाहनों की जांच के लिए सड़क पर परिवहन विभाग उतरा। देर रात तक आरटीओ ने हाईवे पर कार्रवाई की। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर एक्शन किया गया है। जयपुर आरटीओ फर्स्ट राजेंद्र शेखावत भी देर रात तक तैनात रहे। परिवहन सचिव के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। भांकरोटा हादसे के बाद परिवहन विभाग विशेष कार्रवाई कर रहा है। तो देर रात तक हाईवे पर आप देखिए विशेष कार्रवाई। भांकरोटा अग्निकांड के बाद से जो परिवहन विभाग है वो भी थोड़ा एक्टिव नजर आया, लेकिन ये महज कुछ दिनों की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर्दी का मौसम आने के साथ ही देश विदेश से प्रवासी पक्षियों का अजमेर की सागर झील पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान साइबेरियन पक्षियों के साथ साथ अलग अलग प्रजाति के पक्षी आना सागर झील में 4 चांद लगा देते हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में अजमेर वासियों के साथ साथ अलग अलग स्थान से आने वाले पर्यटक भी पहुंचते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो साइबेरियन पक्षियों के साथ साथ अलग अलग प्रजाति पक्षी आना सागर झील में 4 चांद लगा देते हैं और बड़ी संख्या में अजमेर वासियों के साथ साथ अलग अलग स्थान से आने वाले पर्यटक भी यहां पहुंचते हैं। साइबेरियन पक्षियों के साथ ही ब्लैक डॉट पक्षियों की बड़ी आवक भी सर्दी के बढ़ने के साथ आना सागर झील में देखी गई है। यह पक्षी मिलनसार होते हैं, जिसके कारण ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अजमेर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही आना सागर झील में भी रौनक बढ़ जाती है और ये रौनक का खास वजह है साइबेरियन पक्षी जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं और ये खास तरीके से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। लोग जो हैं इन्हें बुलाते हैं और ये आ जाते हैं। आप देखेंगे नमकीन यह जो है वो खा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इन्हें देखने के लिए और इनको कैमरे में कैद करने के लिए आना सागर झील की चौपाटी पर पहुँचते हैं और हज़ारों की संख्या में ये जो है पक्षी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो पर्यटक कहते हों या फिर जो शहरवासी हैं, वो इन्हें देखने और इनको कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग चीज़ें इनको खिलाते हैं। और ये भी पक्षी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने पास में ही मौजूद होते हैं। आप देखेंगे एक बड़ा सा कट्टा लेकर जो है ये रिजर्व बैंक के पूर्व अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं। रोजाना की तरह हर साल ये साइबेरियन पक्षियों को यहाँ पर जो है नमकीन खिलाते हैं। सर, आप कहाँ से हैं और ये जो है साइबेरियन पक्षी हैं कब से यहाँ पर आते हैं और क्या खिला रहे हैं आप इनको? ऐसा है जी, हमारा जो है कौन सा मंडल है? श्री कृष्ण प्रेम मंडल। कृष्ण प्रेम मंडल है और उनके थ्रू हम जो अभी यहाँ पर आते हैं और जब से ये पक्षी आते हैं रोज़ाना ही आते हैं, नियम से आते हैं और इनको खिलाते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, हमारे को खुशी मिलती है। तो प्रेम मंडल से आप भी हैं, कितने लोग हैं आप इस मंडल में और कब से खिला रहे हैं, कितने साल? हमारा मंडल लगभग 30-35 मेंबर हैं, उसमें हम सब मित्रगण हैं। यहाँ पर पक्षियों को जैसे रोज डेली नित्य नियम से 20 किलो नमकीन लगभग लेके आते हैं। इसके अलावा भी हमारी सेवा गौशाला में जाती है
रोज हरे चारे का टेम्पू एवं टोलफा के अंदर बीमार व SI एक्सीडेंटल पशु पक्षी जो भी है उनके लिए भी नित्य सेवा जाती है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जो है आना सागर झील में देखने को मिलती है। ये साइबेरियन पक्षी, हालांकि इस बार जो है बड़े जो पक्षी हैं वो नहीं आए, लेकिन अलग अलग जो देसी विदेशी प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इनको कैमरे में कैद करने के लिए भी बड़ी संख्या में अजमेर वासी हो या फिर पर्यटक हो वो भी पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। शिल्पग्राम में मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक समारोह में जुटे सैकड़ों लोग कला प्रेमियों को इस दौरान संबोधित करते हुए कहे कि शिल्पग्राम महोत्सव जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, तो वहीं यहां देश के कोने कोने से अपने उत्पाद लेकर आने वाले आर्टिजन कई वर्षों से वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हैं। यहां आने वाले कलाकार भी सम्मानीय हैं, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को आज भी अक्षुण्ण रखे हुए हैं। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने कहा, मैं भी रहूं उदयपुर और मेवाड़ का गौरव नहीं गिरने दूंगा। बचपन में शायद मैंने पहला व्यक्ति देखा जिसने लोक कला के माध्यम से, लोक कला मंडल के माध्यम से इस कला को उन्होंने जिस ढंग से पिरोया और जिस ढंग से अपना सारा जीवन इसकी सेवा में उन्होंने बिताया, ये वास्तव में उदयपुर का सौभाग्य के ऐसे व्यक्ति जो जाति से और धर्म से जैन होते हुए भी इस कला के अंदर जिस प्रकार की निपुणता लेकर उसने संपूर्ण समाज के कलाकारों को निखारने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ देश और दुनिया में कठपुतली को अगर किसी ने पहुंचाने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो देवीलाल जी सामर को जाता है। कोटा महोत्सव के तहत रिवर फ्रंट के वेस्टर्न घाट पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई जेनर की फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, कई जोनर की, जिसका बड़ी संख्या में दर्शकों ने लुत्फ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर और कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल में 17 से 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन फिल्म, म्यूजिक वीडियो शामिल थे। फिल्मों में प्रमुख रूप से बौछार, दरमिया, बाबू शौना, शेल्टर आदि शामिल थे।